तो बताइए आप लोग, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता व अखंडता। बताइए, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? अनुच्छेद 32। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आत्मा माना है? प्रस्तावना को। तो बताइए, प्रस्तावना को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब हुआ था? 47 में हुआ था, 26 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। बताइए, मूलभूत ढांचे, मूलभूत सिद्धांत मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किस वाद में आया था? किस वाद में कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? केशवानंद भारती बनाम केरल। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ही प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। बताइए, अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? मात्र एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वही थे ना। तो आप लोगों ने प्रस्तावना लिखा कि नहीं? मैंने बोला था ना, प्रस्तावना आप लोग लिख कर आइएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए, कोई बात नहीं है, खत्म प्रस्तावना। जो छूटा हुआ है इसके अगले वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा, मतलब जो भी बचा रहेगा। वैसे बचा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम होगा भाग 1। तो संविधान का भाग 1 शुरू होगा आज से। देखिए, संविधान में अगर भाग की बात की जाए तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें से का, खा, गा ऐसे जोड़ते हुए इसे 25 कर दिया गया है। तो भाग 1 आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। संविधान का पहला भाग यहीं से शुरू हो रहा है। अभी तक जो पढ़ाए थे सब इसी को पढ़ने के लिए पढ़ाया गया था। आज से एक नई शुरुआत है, भाग 1। डायरेक्ट कई कुछ लोग डायरेक्ट यहीं से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो इसको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो भाग 1 में है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। अंग्रेजी में कहा जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या कहा जाता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब भारत के जो भारत है कहाँ कहाँ तक लगेगा, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक लगेंगी, सारी बात यही है भाग 1 में। तो भाग 1 में जो है ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1 से 4 तक ही भाग ये खत्म हो जाएगा आसानी से। तो आपको आर्टिकल 1 पढ़ना है, आर्टिकल 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, उसके बाद भाग 1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपको 25 भाग तक पढ़ने हैं। तो भाग 1 की शुरुआत करते हैं और इसमें से पहला आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अभी इंडिया और भारत के बीच में एक विवाद चल रहा है, आप लोग देखे होंगे कि इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, फालतू का मामला चल रहा है। जब अनुच्छेद में हमारे लिखा गया है, साफ साफ संविधान में लिखा गया है इंडिया और भारत से इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई अभी अगर बदला जाए नाम तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के नाम पर है, हर जगह इंडिया, जैसे IPL, INS, IT, जितना भी सेक्टर है सब में तो इंडिया ही लगा है। इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, हर जगह तो इंडियन लगा है। क्या करेंगे? तो बदलना मतलब ये फालतू का काम एक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में ही साफ साफ बोला गया है इंडिया अर्थात भारत, मतलब इंडिया बोलो या भारत बोलो, बात एक ही है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब संघ का मतलब होता है कि कई लोगों को पकड़ो और मिला दो। जैसे लड़कियां बाल बांधती होंगी तो सारा बाल एक जगह पकड़ती होंगी, इसे घुमा फिरा के एकदम बालों को अपना रबड़ वबड़ लगा के एकदम टाइट कर देते होंगे, तो ये संघ बना दिया गया। तो संघ का मतलब ये होता है कि बहुत सी चीज़ों को मिला करके इकट्ठा कर दो और उसको एक गुत्था बना दो। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब भारत के जितने राज्य हैं यही राज्य मिल करके ही भारत का निर्माण करते हैं। अब बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएँ और बताइए, पूछिए आप कहाँ पर हैं तो कहेगा उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कहेगा आदमी मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक में जाएंगे तो कहेगा कर्नाटक में। कहाँ पर जाओगे तो कहेगा कि आदमी भारत में है। अगर देखा जाए एक तरीके से तो भारत के जो राज्य हैं यही तो मिल करके भारत का निर्माण कर रहे हैं कि भारत की अलग जमीन है, राज्यों की अलग जमीन है, ऐसा तो कहीं नहीं है। राज्य ही मिल करके तो भारत कहते हैं। भाई राज्य ही मिलकर भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब जो भारत के राज्य हैं यही मिल करके
भारत को बनाए हैं। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया, क्या कहा गया है? इंडिया अर्थात भारत, तो इंडिया भी बोला गया और भारत भी बोला गया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा संघ, तो हम समझते हैं संघ का मतलब क्या होता है। देखिए संघ एक ऐसी चीज होती है जिसमें मतलब संघ का मतलब आप देखे होंगे मूवी वूवी में, जैसे कुछ मजदूर लोग होते हैं जब उनको स्ट्राइक करना रहता है तो क्या कहते हैं? मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। और यूनियन बहुत पावरफुल होता है। अगर यूनियन ने कुछ कह दिया कि हमें ये करना है, मतलब वो करेगा। जैसे देखते होंगे फैक्ट्री में अगर मजदूर स्ट्राइक पर आ गए तो जान लो उसमें देखो एक होता है यूनियन लीडर ना, तो संघ का जो नेता होता है वो स्ट्राइक पे आ गया तो फिर फैक्ट्री उनकी चलेगी नहीं। मालिक चाहे जितना पावरफुल हो कुछ नहीं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी मांगे पूरी करो, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक संघ मानेगा नहीं। तो संघ क्या है? बहुत पावरफुल है। इसका मतलब भारत को क्या बना गया? बहुत ज़्यादा पावरफुल बना गया। भारत के राज्य किसी भी स्थिति में इससे अलग नहीं हो सकते। नहीं तो भारत का कोई भी राज्य जो बांग्लादेश के बगल में वो कहता कि हम बांग्लादेश में जाना चाहते हैं, बांग्लादेश बहुत बढ़िया, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता, कोई चाइना में चला जाता, कोई जो यहाँ श्रीलंका के पास है श्रीलंका में जाना चाहता। इसका मतलब ये है कि भारत के जो भी राज्य हैं ये किसी भी स्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकते। कोई भी राज्य, आप जितने राज्य हैं भारत के, इसमें से कोई भी राज्य भारत से अलग ही नहीं हो सकता। क्यों अलग नहीं हो सकता? क्योंकि भारत को राज्यों का एक संघ बनाया गया है और संघ होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ इससे अलग नहीं हो सकती। तो संघ का मतलब क्या है कि अगर एक बार इसमें आ गए तो इससे निकल नहीं सकते। संघ का मतलब क्या है कि बहुत मजबूत चीज, मतलब जिसमें एक बार आ गए तो उससे निकल नहीं सकते। तो भारत के जो भी राज्य हैं ये संघ के द्वारा इसमें सम्मिलित हैं, मतलब यहाँ के राज्य कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकते हैं भारत से। समझ गए कि नहीं? तो संघ क्या है? एक पावरफुल चीज होती है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? यूनियन। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंग्लिश में से कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन। यूनियन है, किसका यूनियन है? ऑफ स्टेट्स, राज्यों का। तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? एक संघ है। तो आपसे यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्या है बताइए? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन में देगा संघ, महासंघ, परिसंघ, अर्धसंघ। क्या कहा जाएगा? संघ। इंग्लिश में कहेंगे यूनियन। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए अनुच्छेद 1 में भारत को कितने नामों से पुकारा गया? तो अब कुछ लोग भारत का 4 नाम जानते हैं, भाई भारत का 4 नाम है ना, लेकिन अनुच्छेद 1 में कितने नामों का उल्लेख है? मात्र 2। कौन कौन से? इंडिया और भारत। और इंडिया और भारत से यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का मामला है बस, इंडिया और भारत। तो अनुच्छेद 1 में भारत को कितने नामों से पुकारा गया है? 2 नामों से, इंडिया और भारत। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मन में जरूर, देखो क्वेश्चन जब तक आपको पता नहीं होगा कैसे पूछा जाएगा, आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अनुच्छेद 1 में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 2 तरीके से, कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 1 में भारत को कितने नामों से पुकारा गया है? 2 नामों से, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत। अब यहाँ पर देखो एक चीज है संघ, तो ये संघात्मक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से हम लोग लिए होंगे। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है इसको हमने लिया है कनाडा से। कहाँ से लिया है? संघात्मक व्यवस्था। तो इस संघात्मक व्यवस्था को हम लोगों ने उठा लिया है कनाडा से, कनाडा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा बताइए संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पर लिखा गया संघात्मक शासन प्रणाली, और जो हम कह रहे हैं वो है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली। तो देखो ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से। संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो सोचो संघ या संसदात्मक और संघात्मक तो दोनों पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, लगता है एक ही नहीं है, एकदम अलग है। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है ना, इसी से मिलकर भाई तीनों मिलकर के संसद भवन का निर्माण करते हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये है कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। हमारे यहाँ केंद्र को ज़्यादा पावरफुल रखा गया। सोचो अगर आपका बड़ा भाई आपसे कम पैसे कमाता है और आपसे थोड़ा कम बुद्धिमान है, और आप उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ज़्यादा वैल्यू आपकी होगी कि बड़े भाई की होगी? आपकी होगी, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू उसकी है जिसको ज़्यादा शक्ति मिली है। तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, राज्यों को पावरफुल नहीं बना। अगर राज्य को पावरफुल बना दिया जाएगा ना तो राज्य जा रहे हैं दूसरे में मिल ले। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि केंद्र पावरफुल होगा, राज्य पावरफुल नहीं होगा। तो
जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसी में बोला गया सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र जो है बहुत पावरफुल है, सशक्त है, लेकिन राज्यों को कम शक्ति दी गई। अब आप लोग खुद बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मोदी जी और योगी जी में ज़्यादा पावरफुल कौन है? मोदी जी, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और योगी जी तो केवल अपने राज्य के ही सीएम है कि नहीं? तो हमारे यहाँ केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और राज्यों को कम शक्तिशाली बनाया गया। ऐसा क्यों? बता दिए ना। अगर बेटा बाप से ज़्यादा पैसा कमाने लगे, अंधाधुंध पैसा कमाने लगे, और उसको ज़्यादा छूट दे दी जाए ना, तो बहला हो जाएगा, लोल टाइप का एकदम घूमना टहलना शुरू कर देगा। समझ गया कि नहीं? इसीलिए हमारे यहाँ राज्यों को कम पावरफुल बनाया गया है, ताकि बच्चे थोड़ा शांति हो, मतलब उसको कम शक्ति दी गई है और केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद एक याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, पढ़ने को तो खूब पढ़ लिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ना, याद करने का बस इसी में से ढूंढो, इसी में से ढूंढने का तरीका देखो। आर्टिकल 1 में बोला गया है कि इंडिया या भारत, चाहे इंडिया बोले चाहे भारत बोले, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? एक संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एक संघ। ऐसे याद करना है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ क्या कहा गया है? एक संघ। बस ऐसे याद करना है, अनुच्छेद 1 एक संघ, भारत को क्या बोला गया है? राज्यों का एक संघ। और ये संघात्मक वाली शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब ऐसी चीज होती है जिसमें आप एक बार चले गए तो समझ लो दोबारा नहीं निकल सकते। जैसे अंडा ले लो, पानी में डाल दो, तो पानी अंडा में घुस जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही संघात्मक शासन व्यवस्था होती है कि एक बार भारत के राज्यों, अगर भारत से मतलब इसमें आ गए तो ठीक है, लेकिन निकल नहीं सकते। समझ गए कि नहीं? जैसे चूहादानी देखे होंगे, चूहादानी में चूहा घुस तो जाता है लेकिन क्या निकल पाता है? नहीं निकल पाता। तो वैसे चूहादानी को संघात्मक बनाया गया, ऐसे ही हमारे यहाँ भी बना दिया गया है। समझ गए कि नहीं? अब आपको हम पढ़ाते हैं आर्टिकल नंबर 2। तो अब आपको बताते हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। एक तो पढ़ाई दी है, एक को याद कैसे करना है? एक संघ। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 2 इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया? ध्यान से सुनिए। आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विदेशी राज्यों को अगर हम भारत में मिलाना चाहते हैं तो उसे भारत में मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक समय ऐसा आता है कि हम लोग पाकिस्तान पर आक्रमण कर देते हैं और पाकिस्तान के जितने भी राज्य होते हैं उसको भारत में अगर हम मिलाना चाहते हैं तो वो किस आर्टिकल के तहत में मिलेगा? आर्टिकल नंबर 2 यही कहता है कि अगर विदेश से किसी राज्य को मिलाना चाहते हैं, मान लीजिए चाइना के बीजिंग राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं, बांग्लादेश के किसी राज्य को मिलाना चाहते हैं, किसमें? भारत में। तो ये किस आर्टिकल के तहत मिलाया जाएगा? आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत में विदेशी राज्यों को, विदेशी राज्यों का मतलब है दूसरे देश के राज्य, विदेशी राज्यों को मिलाना, विदेशी राज्यों को मिलाना। आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे उसके बाद विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आप अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम समझे होंगे, इतना तो जानते होंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। उसे लिखित रूप में कहीं अगर करना है कुछ तभी लिखा जाता है, बाकी सारा जो ऑफिशियल काम होता है, मतलब जो भी करने लायक काम है, वो केवल प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति मात्र एक रबड़ की मुहर होता है, जहाँ पर सिग्नेचर करना होगा राष्ट्रपति करेंगे, कहीं पर स्टंप लगाना है राष्ट्रपति करेंगे, बस इतना। बाकी सारा का सारा जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति से अनुमति कैसे लेंगे भाई? राष्ट्रपति मान लो अनुमति ना दे तो इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए हम किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं तो राष्ट्रपति को हम सूचना देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बारात जाना है, ठीक, और आपके घर वाले आपको उतना डांटते नहीं है, तो आप बारात जाना चाहते हैं और बारात के लिए निकल दिए रास्ते में, और आधा रास्ता पहुंचे हुए हैं। उसके बाद घर पर फ़ोन करके अपनी मम्मी से बता रहे हैं कि मम्मी बारात जाना था, बारात निकल लिए हैं लेकिन क्या कह रहे हैं? बारात जाना था। तो मम्मी बोलेंगी ठीक है। अगर मान लो बोलेंगे कि नहीं जाना है तो तब भी तो निकल तो लिए हो ना। तो यहाँ पर बस एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है कि राष्ट्रपति को सूचित किया जा रहा है। ऐसे राष्ट्रपति बता देंगे राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं उनको मिलाने, समझ लीजिएगा, बस इतना बताया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनसे यह नहीं कि जरूरी विनती करेंगे महाराज जोड़ने जा रहे हैं, आप
सिग्नेचर कर दीजिए। पहले सिग्नेचर नहीं, बस पहले उनसे मांग लिया जाता है अनुमति, मतलब कह दी सूचना दे दिया जाता है बस, ताकि बाद में राष्ट्रपति महोदय इस पर मतलब सिग्नेचर करने से मना ना करें। नहीं तो बाद में बोलेंगे हमसे पूछे थे, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, जाओ। जैसे आदमी कहता है ना, अगर झूठे मूठे का कह दो हम जा रहे हैं, बाद में उससे अनुमति देना पड़ेगा ही। लेकिन अगर जो मतलब उसको बता दियो कि नहीं हम जा रहे हैं, तो बाद में ये नहीं कह सकता कि तुम हमसे पूछे थे, कह दोगे भाई हम तुमसे पूछे थे। ऐसे यहाँ पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति का मतलब है कि हम राष्ट्रपति महोदय को केवल एक सूचना दे दिए हैं कि हम विदेशी राज्य को जोड़ना चाहते हैं, और बाद में राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के लिए बात होंगे। अभी अगले वाले जब अगला आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 4, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 2 और 3 वाला जब काम किया जाएगा ना, तो राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही बता दिया जाता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो बाद में मना नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर 2 में क्या है, विदेशी राज्यों को मिलाना। ऐसे याद करेंगे, देखो विदेशी राज्यों को मिलाना, वो भी किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति। और कहाँ मिलाना है, भारत में। भारत में विदेशी राज्यों को मिलाना, तो याद कैसे करेंगे, लिखा है आर्टिकल 2, तो तुम अपना राज्य दो, विदेशी वालों से कहो तुम अपना राज्य दो हम मिला लेंगे, तुम अपना राज्य दो मिला लेंगे। तो आर्टिकल 2 अपना राज्य दो हम मिला लेंगे, कहाँ मिला लेंगे, भारत में। तो आर्टिकल नंबर 2 में है विदेशी राज्यों को मिलाना, समझ गए कि नहीं। और ऐसा किया भी गया है। भारत में जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम, इस सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया। ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। सिक्किम कहाँ का हिस्सा होता था, तिब्बत का, अपने देश का नहीं था, ये तिब्बत का था। बाद में तिब्बत वाले यहाँ पर आकर के एक राज्य मिला दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। 1959 में, मतलब 1959 में चाइना जो है, भाई चाइना की तो नीति होती है हर जगह हड़पने की, वो हर जगह मुंह फैलाया रहता कि ये हमारा है, वो हमारा है, हर जगह। तो चाइना जो था ये तिब्बत पर इन्वेड कर रहा था, मतलब तिब्बत को अपने कब्जे में ले रहा था, और तिब्बत के लोग डरने लगे। तो तिब्बत के लोग, भाई चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वहाँ पर बहुत अत्याचार किया। तो वहीं का एक राज्य सिक्किम, सिक्किम ने कहा कि हम चाइना में नहीं मिलेंगे। चाइना वाले क्या भरोसा इनका, कुछ भी खा लेते हैं, आदमी जानवर, कुत्ता बिल्ली घोड़ा भैंस कुछ भी खा जाते हैं। तो कहे कि हम सिक्किम वाले बोले कि हम भारत वहाँ पर नहीं मिलेंगे, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो सिक्किम वाले अपने आप से मिले, नहीं कि हम जबरदस्ती पकड़ के लाए, नहीं नहीं चलो मिलो हमारे यहाँ। तो सिक्किम वाले अपने आप से भारत में आए, कहे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो भारत वालों ने कहा भाई देखो ऐसे तो हम मिला नहीं सकते हैं, मिलाने के लिए हमारे यहाँ संशोधन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुँह उठा लिए हाँ आओ मिला लेंगे, ऐसा नहीं। सिक्किम को मिलाने के लिए भारत में संशोधन करना पड़ा, भाई भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो इसके लिए किया गया संशोधन 35वां संविधान संशोधन किया गया। तो सिक्किम ने कहा देखो पहले हम परखना चाहते हैं, परखने का मतलब समझते हैं, पहले हम चेक करना चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छे हैं, कि आप लोग भी चमगादड़ खा लेते हैं, मुर्गा मान लो मुर्गा खाते हैं, ठीक है, चमगादड़ खा ले, कुकुर खा ले, भैंस खा ले, बिल्ली खा ले, ये सब भी आप अगर खाते हो चाइना वालों की तरह, तो हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो कहा पहले हम आपको परखना चाहते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो परखने के लिए भी संशोधन हुआ, यहाँ पर हुआ 35वां संविधान संशोधन 1974। और इस 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, सह राज्य, इंग्लिश में कहेंगे को स्टेट। तो सह राज्य का मतलब होता है राज्य के जैसा, जैसे सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले, तो सह राज्य का मतलब राज्य के साथ रहने वाला, सह राज्य राज्य के जैसा। तो इसे पहले सह राज्य बनाया गया। जब देखे यहाँ पर भारत में आए सिक्किम वाले, तो यहाँ पर हर प्रकार की, भाई हमारे यहाँ तो विविधता में एकता है, हर प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर आपस में है भाई भाई, हर प्रकार के। दक्षिण भारत में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर लुंगी का प्रचलन है, उत्तर भारत में जाएंगे कोट वोट पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप चले जाइए गुजरात में तो वहाँ पर लोग ये सब जो बांधते हैं पगड़ी बांधना शुरू कर, मतलब हर जगह अलग अलग है कि नहीं। खाने पीने के मामले में भी अलग अलग है, बोली भाषा भी अलग है। गुजरात में चले जाओगे तो खाने को नहीं कहेंगे, जैसे आपको पानी पीना तो ये नहीं कहेंगे पानी पियोगे, कहेंगे जल खाबो का मतलब पानी पियोगे। गुजरात में जाओगे तो मोटा भाई, ऐसे दुनिया भर का मतलब अलग अलग लैंग्वेज होती है। दक्षिण भारत में जाओगे तो एकदम किन्नड़ पिल्लर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, मलयालम, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सब भारत में ही तो रहते हैं। कोई आज तक ऐसी विपदा आई कि नहीं वहाँ पर नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पर नहीं जाएंगे। हर प्रकार के लोग पूरे राज्य भर में भ्रमण करते हैं कि नहीं, भ्रमण कर सकते हैं। तो जब सिक्किम वाले भारत में आते हैं ना, तो देखते हैं भारत वाले तो बहुत अच्छे हैं। कहा यहाँ पर नाग देवता की पूजा भी की जाती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर नाग का फंडी कुचल देते हैं। देखो क्या कहते हैं, नाग पंचमी आती है तो दूध पिलाते हैं, लेकिन वही रात में निकल गया तो पहले उसको कूच देंगे, मार और देंगे, मारने के बाद कहेंगे इसका मुंह भी कुचल दो, नहीं फोटो खींच लेगा, ऐसा कहते हैं ना। और कुछ लोग तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो, कहते हैं इसका काट दो मुंडिया, नहीं तो नेवला के दूसरा मुंडी लगा देगा।
इतने भी खतरनाक लोग होते हैं। तो कहे भारत में ये सही है, हर प्रकार का मतलब साम दाम दंड वे सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। कहा अब यहाँ पर हम जुड़ना चाहते हैं, कहा कि अब हम सा राज्य नहीं बल्कि हम एक राज्य के जैसा रहना चाहते हैं। तो सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य, क्योंकि इससे पहले 21 राज्य थे। और इसके लिए अगला संशोधन हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975, और ये जोड़ा गया था 16 मई को। 16 मई, क्योंकि 1975 में जोड़ा गया तो 16 मई 1975। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 35 बोलेंगे 36, क्योंकि 35वां में उसे सह राज्य को परख रहा था। कहा कि हम तुमको परखना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ रहने लायक हैं कि नहीं हम, तो परख लिया, कहा नहीं हम यहाँ पर रहेंगे, अच्छा लग रहा है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। समझ आए कि नहीं? और तारीख कौन सी थी? 16 मई 1975। तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया कब? 16 मई 1975 को। समझ गए कि नहीं? और ऐसे ही जरूरत पड़ेगी तो इस्लामाबाद को भी लाएंगे, पाकिस्तान को भी लाएंगे, पूरा पाकिस्तान भी डालेंगे, क्या दिक्कत है? लाना ही, आर्टिकल 2 कह ही रहा है कि विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, आराम से मिला सकते हैं, किसी भी देश के राज्य को हम मिला सकते हैं। तो आर्टिकल 2 याद करना है कि तुम अपना राज्य दे दो हम मिला लेंगे। तो 2 में क्या है? विदेशी राज्यों को मिलाना। समझ गए कि नहीं? अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो याद करने का तरीका, एक में कहा गया भारत राज्यों का एक संघ है। 2 मतलब तुम अपना राज्य दो हम मिला लेंगे, तो विदेशी राज्यों को मिलाना। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 में, मतलब आर्टिकल 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत में उपस्थित जो भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र, इसमें परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद भवन के पास है और कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम बदल के योगी प्रदेश रखना हो तो कौन रखेगा? संसद भवन रखेगी। कौन रखेगा? संसद। लेकिन इसके लिए यहाँ से सुझाव भेजा जाएगा, उत्तर प्रदेश से ही भेजा जाएगा। सुझाव भेज सकते हैं, लेकिन नाम बदलने की जिम्मेदारी केवल किसके पास है? संसद भवन के पास है। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है भारत में उपस्थित राज्यों के नाम में उपस्थित राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र, सीमा हैदर नहीं, यहाँ पर सीमा का मतलब बॉर्डर से है। नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन संसद भवन करेगा। कौन करेगा? संसद भवन। तो आर्टिकल 3 में बोला गया है कि भारत में उपस्थित, यह नहीं कि दूसरे के देश में चले जाओ, वहाँ पर किसी देश में मान लीजिए उस राज्य का, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक राज्य है, तो कहो इस राज्य का नाम हम बदलना चाहते हैं, हमारी संसद भवन बदल देगी। आप अपने देश में मतलब भारत में जो भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपके घर का कोई है, आपका भाई है, आपकी बहन है, तो उसे आप डांट सकते हैं ना, उसे मार सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले को थोड़ी ना आप बोलेंगे वो लतिया देगा, है कि नहीं? तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके घर का है तो आपका हक उसके ऊपर ज़्यादा है, लेकिन कोई बाहर का है तो बाहर वाले के ऊपर हमारा हक नहीं है। लेकिन लड़कों का हक बराबर रहता है। सब लड़कियों को नहीं पता होता है, लड़के सब अपना हक जमा लिए रहते हैं, सब जमा रहे रहते हैं। तो हक हम केवल उसी पर जमा सकते हैं जो हमारा है, जो हमारा नहीं उस पर हक जमा सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर भारत के राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र, इन तीनों में परिवर्तन करना है, भारत में उपस्थित राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो ये परिवर्तन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? संसद भवन। तो आर्टिकल 3 को याद कैसे करेंगे? मेन मुद्दा तो याद करना होता है ना। आप अभी खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 में बोला नाम, सीमा, क्षेत्र, 3 चीजों में परिवर्तन। नाम, सीमा, क्षेत्र। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया? 3 चीजों में परिवर्तन। नाम, सीमा, क्षेत्र। आर्टिकल 3 में है नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। तो याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। भारत में उपस्थित राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन संसद भवन करेगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहती है, किसी राज्य के 2 टुकड़े करना चाहती है, तो उस राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं और आपका छोटा भाई है और आप उसे भेजना चाहते हैं कहीं, तो क्या आप उससे परमिशन लेंगे?
कि हम तुमको भेजना चाहते हैं, बताओ छोटे भाई भेज दें कि नहीं? भाई आप बड़े भाई हैं, आपके पास ये हक है। तो अगर किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो ये संसद भवन अकेले कर सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि क्या संसद उस राज्य की बिना अनुमति के उस राज्य में परिवर्तन कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। तो बिना उस राज्य की अनुमति के, बिना उस राज्य की अनुमति के, समझ गया कि नहीं? अगर नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो कौन करेगा? संसद भवन करेगी, और बिना उस राज्य की अनुमति के। और दूसरी चीज देखो, अगर राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो रूलिंग पार्टी ही कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी का मतलब समझ लीजिए, जैसे संसद भवन में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, क्योंकि इसका नाम संसद भवन है, तो संसद भवन में बैठने वाले लोगों को कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसे सांसद ही कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लिश में से पार्लियामेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ के मेंबर होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इंग्लिश में एमपी कहते हैं और हिंदी में सांसद कहते हैं। तो संसद और सांसद में बहुत अंतर होता है। संसद का मतलब है कि घर ना, संसद भवन मतलब घर, लेकिन सांसद का मतलब क्या होता है? घर में रहने वाला आदमी। समझ गए कि नहीं? अब देखो, अगर कोई बिल पास करना रहता है, एक नया कानून बनाना रहता है, तो कोई भी मामला पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार लोकसभा में जाए, हो सकता है कि राज्यसभा में जाए, राज्यसभा में जाएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। तो पहले जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके पास जाता है, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, मतलब राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति महोदय जैसे ही सिग्नेचर करेंगे तो वो बिल जो होता है वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो कानून बनने की ये प्रक्रिया है कि लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर अंतिम हस्ताक्षर करेंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सामान्य काम करना है, तो यहाँ पर क्योंकि 545 होते हैं और यहाँ पर 245 होते हैं, अगर कोई सामान्य काम करना है तो केवल आधे लोग बोलते हैं हाँ हाँ करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बताइए, कल हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोचिंग में पार्टी हो, और आधे लोग अगर बोल दिए कि पार्टी हो, ठीक है, तो ठीक है पार्टी हो जाएगी। लेकिन आधे से कम लोग ही बोले कि पार्टी हो तो पार्टी नहीं होगी, और आधे से ज़्यादा लोग बोल देंगे, इसका मतलब हाई मेजॉरिटी पक्का है, होगी, होना निश्चित है। तो अगर कोई सामान्य सी बात होगी तो आधे लोग समर्थन करेंगे, लेकिन कोई विशेष बात होगी तो आधे से अधिक लोग, सिंपल मेजॉरिटी होती है, मतलब यहाँ का 1/2, 1/2 होता है 273, वैसे 272.5 होता है। अगर किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा के आधे आधे लोग भी कह देते हैं ना, तभी वो मामला पारित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 3 वाला अगर मामला होना है, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2, तो इसे लोकसभा या राज्यसभा के आधे लोग ही पारित कर देते हैं। और आधे लोग पारित करने का मतलब ये होता है कि जितने में सरकार बनी है उतने में मामला पारित हो जाएगा। क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी 545 में से कम 273 सांसद होने चाहिए। अगर 273 सांसद नहीं तो सरकार ही नहीं बनेगी। तो जितना सरकार बनाने के लिए चाहिए उतना ही चाहिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में काम करने के लिए। समझ गए कि नहीं? लेकिन कोई बड़ा मामला होगा तो 273 से ज़्यादा चाहिएगा, मतलब 1/2 होता है। इसे कहते हैं सामान्य बहुमत। क्या कहते हैं? सामान्य बहुमत। अगर 1/2 है तो सामान्य बहुमत, तो सामान्य बहुमत से सरकार बनती है, और सामान्य बहुमत से आर्टिकल 2 और 3 होता है। और एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3, मतलब लगभग 67% लोग वोटिंग करते हैं। 67% लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो मामला पारित नहीं होगा। तो क्या अगर राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है या विदेशों से राज्यों को जोड़ना है तो सामान्य बहुमत की जरूरत है कि विशेष? सामान्य की जरूरत है। और सरकार बनाने के लिए भी सामान्य की जरूरत है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो सरकार में रह रहे लोग हैं वही लोग राज्यों का नाम बदल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 3। और ऐसा कई बार किया गया है। कई बार कैसे किया गया है? बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, कौन कौन सी चीज़ें की गई हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए, कई राज्यों को तोड़ा गया, जैसे बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये तो नाम ही लग रहा है उत्तराखंड, मतलब किसी से टूटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। देखो इसको याद कैसे करेंगे? कभी कभी भूल जाता है आदमी कि झारखंड कहाँ से टूटा है, उत्तराखंड कहाँ से टूटा है, छत्तीसगढ़ कहाँ से। तो यहाँ पर लिखा गया बिहार, बिहार से झारखंड। तो बिहार में एक शब्द आ रहा है बिहार, मतलब कहते हैं ना, गाँव में कहते हैं बिहार हो रहा है, बिहार मैरिज। तो
जब आदमी का ब्याह होता है तो उसका सारा का सारा पैसा क्या होता है, झड़ जाता है। क्या होता है, झड़ जाता है पैसा। जैसे ब्याह होगा तो ब्याह के बाद क्या होगा, सारा का सारा पैसा झड़ जाएगा। तो झड़ जाने से याद कीजिए झारखंड, ब्याह हुआ सारा पैसा झड़ गया तो झारखंड। उत्तर प्रदेश, इसको याद करने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नाम मिलता जुलता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से टूटा हुआ है छत्तीसगढ़। तो मध्य में ऐसे याद कीजिए कि मध्य में छत मजबूत होनी चाहिए। मध्य में क्या मजबूत होना चाहिए, छत। अब चारों ओर पिलर लगा दिए, बड़ा सा छत बनाए, लेकिन बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं दिए, तो मध्य में क्या होना चाहिए, छत मजबूत होना चाहिए। तो मध्य से याद करेंगे छत, और छत से छत्तीसगढ़। 3 राज्य आप जान गए होंगे कौन कहाँ से कटा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी तो कटा था। आंध्र प्रदेश से कट करके कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना। तो इन 4 राज्यों का नाम याद रखे रहिए कि कहाँ से कटा हुआ। ये कब कब कटा था, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000। और इसको याद कीजिएगा कि तेलंगाना कटा था 2 जून 2014। समझ गए कि नहीं। तो इन 4 राज्यों का नाम आप याद रखेंगे कि कौन कौन से राज्य कब कब काटे गए। समझ गए कि नहीं। अब आता है अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4। इसको नोट करो, आर्टिकल नंबर 4 या हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, देखिए अनुच्छेद 4 में कुछ भी नहीं कहा गया है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन दिया गया है। आर्टिकल नंबर 4, तो आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो ये काम संसद भवन में सामान्य बहुमत से होगा। जो कि अभी हम आपको बताएं कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन करना है या विदेश से राज्यों को लेकर आना है तो ये संसद भवन द्वारा किया जाएगा, लेकिन सामान्य बहुमत से। दूसरी चीज़, जब ये काम किया जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय ये नहीं कह सकते कि इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह सारा काम होता है। ठीक। और तीसरी चीज़, जब आप आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन करने लगेंगे तो इससे शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 मतलब अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 भी प्रभावित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका पेट दर्द हो रहा है तो आपके पेट दर्द होने से बहुत सारा चीज़ प्रभावित हो जाता है। एक बीमारी होती है तो शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं। ऐसे ही जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो अनुसूची नंबर 1 कैसे प्रभावित होगी। मान लीजिए आपने नया राज्य बना दिया तो नए राज्य का नामकरण किस में किया जाता है, बताइए। नए राज्यों का नामकरण किस अनुसूची में होता है, अनुसूची नंबर 1 में होता है। अनुसूची नंबर 1 में है राज्यों का नाम ना। और अनुसूची नंबर 4 में क्या है, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटें ना। तो जब नया राज्य बनाया जाएगा तो वहाँ से सीटें ली जाएंगी कि नहीं, तो वहाँ पर सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 4 जो है ये आर्टिकल 2 और 3 का प्रावधान बताता है। क्या बताता है, आर्टिकल 2 और 3 का प्रावधान। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं अनुच्छेद 2 और 3 का प्रावधान, 2 और 3 का प्रावधान। समझ गए कि नहीं। अब प्रावधान में कौन कौन सी चीज़ें, नंबर फर्स्ट संसद भवन करेगी, मतलब जितना भी काम करना है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इससे संबंधित। मान लीजिए देखो अभी मुद्दा क्या चल रहा है, अभी मुद्दा चल रहा है कि भारत का जो नाम है इंडिया और भारत जो है, इंडिया को समाप्त कर दिया जाए, केवल भारत रखा जाए। तो बताइए अगर भारत का जो नाम इंडिया है, अगर इस इंडिया शब्द को समाप्त करना होगा और आर्टिकल 1 में ही काम किया जाएगा तो ये काम कौन करेगा, संसद भवन करेगी कि राज्य सरकार करेगी, संसद भवन करेगी। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जो भी काम होगा इसकी जिम्मेदारी किसकी है, संसद भवन की। दूसरी चीज़ ये सामान्य बहुमत से होगा, संसद भवन में भी कैसे, सामान्य बहुमत से। तीसरी चीज़ राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करने के लिए बाध्य रहेंगे, मना नहीं करेंगे। राष्ट्रपति क्या होंगे, बाध्य होंगे। एक नए राज्य का गठन कर दिया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना, अब राष्ट्रपति गुस्सा गए तो हम नहीं करेंगे, तो गुस्सा काम नहीं आएगा, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य है। समझ गए कि नहीं। तो आर्टिकल 4 को याद क्या करना है, आर्टिकल 4 में बस इतना याद रखना है, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 और 3 का प्रावधान। तो आपको कितना पढ़ा दिए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 खत्म हो गया कि नहीं। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखिए। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, विदेशी राज्यों को मिलाना। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहा गया है, 2 और 3 का प्रावधान। बस खत्म, इतना आसान, भाग 1 खत्म हो गया। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को मिलाना। आर्टिकल 3
भारत में उपस्थित राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, आर्टिकल 4 2 और 3 का प्रावधान खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए एक नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत आएगा? बताओ, क्या एक नए राज्य का गठन बताओ भाई। बहुत से अनुच्छेद 3 के तहत आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 से भी नया राज्य बनेगा। अब बताइए, अगर हम पाकिस्तान से कोई राज्य भारत में मिलाते हैं तो भी तो एक नया राज्य बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर भी तो नए राज्य का गठन होगा। लेकिन अगर कुछ ना बोले, केवल इतना कहे, बताइए नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 3 में। समझ गया कि नहीं? इसके बाद इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे